दोस्तों 2014 के बाद से मोदी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, उस कदम के पीछे के रहस्य क्या हैं, ये बहुत गहराते जाते हैं और ये रहस्य तब उजागर होते हैं जब वक्त बीत जाता है। और इस रहस्य की पीछे जो किरदार होते हैं वो उस वक्त चुप रहते हैं जब उनके पास ताकत होती है, पावर होती है, जब वो बोल सकते हैं और किसी भी एक ऐसे फैसले को रोक सकते थे जिसका रोकने का अधिकार उनके पास होता था, लेकिन वो तब नहीं बोलते। अपने संवैधानिक ओहदों, अपने पदों से जब वो इस्तीफा दे देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं। कोई किताब लिख देते हैं तब वो बताते हैं। लेकिन जब वो बताते हैं वो संकेत देते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि दरअसल ये सरकार जो फैसले लेती है और जो फैसले कर देती है वो स्वाभाविक फैसले नहीं होते। वो सब कुछ कर गुजरने की एक ललक इस सरकार में है जो अब तक नहीं हुआ, और उसके लिए वो रास्ता कोई भी हो वो अपनाने के लिए तैयार रहती है। आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर विमल आचार्य, उनकी किताब का जो इंट्रो है, प्रस्तावना है, उसमें एक नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार ने 1-2 ट्रिलियन नहीं, 2 से 3 ट्रिलियन तक पैसा निकालने को लेकर केंद्रीय बैंक पर दबाव बनाया था और इसकी वजह से आरबीआई और मोदी सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया था। और इसी तनाव की वजह थी कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था। क्या देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, उसको लेकर मोदी सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी है? और यही वजह है कि फैसले मोदी सरकार करती है और आरबीआई अनमने मन से उसको मानने के लिए तैयार होती है। नोटबंदी से लेकर अब तक के तमाम फैसले, क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ हो रहा है? आरबीआई में बैठा कोई व्यक्ति खुलकर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जब विमल आचार्य अपने पद से हटते हैं तब किताब के जरिए इन तमाम चीज़ों को बताते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। विमल आचार्य ने अपनी किताब में लिखा कि चुनाव से पहले खर्च के लिए 2018 में आरबीआई बैलेंस शीट से 2 से 3 ट्रिलियन निकालने के प्रस्ताव से मोदी सरकार के साथ केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का तनाव पैदा हो गया था। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 5 महीनों में केंद्र सरकार के कर में मामूली वृद्धि के बावजूद 2024 में होने वाले आम और विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की मांग के बीच ये खुलासा हुआ। सरकार 2024 से पहले खर्च बढ़ोतरी कर रही है। ये खुलासा जो विमल आचार्य ने हुआ ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का था। लेकिन अब क्या 2 कदम आगे जाएगी सरकार? 2019 में से 2 से 3 ट्रिलियन निकालने का दबाव डाला गया आरबीआई पे। अब 2024 से पहले कितना पैसा आरबीआई से निकाला जाएगा चुनावों के लिए? भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले के खर्च यानी 2018 की बात, वहाँ की बैलेंस शीट से 2 से 3 ट्रिलियन निकालने के सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विमल आचार्य ने अपनी नई किताब के इंट्रो में, जो किताब थी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे पब्लिश किया था। किताब का नाम था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, और इस किताब में उन्होंने कई और खुलासे किए थे। उर्जित पटेल की तरह ही विरल आचार्य ने भी सरकार से पटरी न बैठने की वजह से वक्त से पहले अपना पद छोड़ दिया था और फिर उन्होंने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया में मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को कमजोर करना चाहती थी। मोदी सरकार चाहती थी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा आरबीआई काम करे। जितना पैसा मोदी सरकार को चाहिए आरबीआई देती रहे बिना कोई सवाल करे हुए, जबकि आरबीआई चाहती थी कि भारत की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत हो, इसलिए उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। लेकिन मोदी सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले के खर्चों को निपटाने के लिए आरबीआई पैसा देते रहे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए, आप जिस तरह से लोन माफ़ कर रहे थे, एक दबाव बना था सरकारी बैंकों पे। वो पैसा कहाँ से आता, लिहाजा आरबीआई की बैलेंस शीट से निकाला जाना है का इरादा मोदी सरकार ने बनाया और तभी आरबीआई और मोदी सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई। जनवरी 2017 से जुलाई 2019 में
डिप्टी गवर्नर रहने के दौरान विरल आचार्य ने कई नीतियों की वजह से मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि इस दौरान कई नीतियां ऐसी थी जिसने देश के आर्थिक वातावरण को पीछे ढकेल दिया था। 2018 में मोदी सरकार और आरबीआई के बीच तनाव चरम बिंदु पर पहुंच गया था, यानी एकदम पीक पे था। केंद्र चाहता था कि केंद्रीय बैंक एक्स्ट्रा जो पैसा है वो दे और राजकोष में उसे ट्रांसफर कर दे, लेकिन इससे आरबीआई इत्तेफाक नहीं रखता था। हुआ क्या था कि कॉरपोरेट डिफॉल्टर्स पर मोदी सरकार चाहती थी कि आरबीआई और बैंक हल्का हाथ रखें, धीमी गति से आगे बढ़ें, उनको छूट देते रहें डिफॉल्टर्स को, लेकिन आरबीआई चाहता था कि उन पर पकड़ मजबूत हो। विरल आचार्य ने 2019 में अपना पद छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि झगड़ा एक मजबूत और विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए लड़ने वाले नियामक और एक ऐसी सरकार के बीच था जो सही रास्ते पर शुरुआत में तो थी, लेकिन फिजूल खर्ची और गलत पैरवी के दबाव में वो इस सही रास्ते से भटक गई थी। और गलत पैरवी क्या थी? बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ करते रहिए, नोटबंदी जैसे फैसले कीजिए, जीएसटी में ऐसा कॉम्प्लिकेशन बना दीजिए कि पैसा आए नहीं, और फिर नई नई इमारतें बनाइए, कभी नाम बदलवाइए, कभी नई सड़कें बनवाइए। इस तरह की तमाम चीज़ों पर पैसा खर्च करते रहिए और जब पैसा सरकार के पास ख़त्म हो जाए तो आरबीआई से कहिए कि अपना पैसा सरकार की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। तो ये एक बड़ा खुलासा था इस किताब के ज़रिए कि मोदी सरकार इस देश की आर्थिक स्थिति के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है।